अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। पाकिस्तान के लिए मईशत के लिए ये साल कैसा रहा, इस पर आज बात करके देखेंगे। इस साल का इख्तिताम अगला प्रोग्राम नए साल की शुरुआत में होगा इंशाअल्लाह से। आज ज़रा बात करके देखते हैं महंगाई का ग्राफ कैसा रहा, पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या कुछ रहे। जो अशारिये मुस्बत हैं क्या वो आगे बेहतर जाएंगे, या फिर जो अशारिये मुस्बत नहीं हो पाए उनकी बेहतरी के लिए कोई इक़दाम गवर्नमेंट ने उठाए वो कारगर साबित होंगे या नहीं साबित होंगे। डॉलर का मसला, महंगाई का मसला, सोने का मसला, और फिर इसी तरह पाकिस्तान में बेरोज़गारी के बढ़ते मसाइल, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल जोन के बहुत बड़े बड़े मसाइल, पाकिस्तान में बिजली के मसाइल, पेट्रोलियम की कीमतों के लिए हमेशा से आवाम के सर पे तलवार लटकती है, उसके मसाइल, गैस की शॉर्टेज, गैस के टैरिफ्स का मसला, और फिर बढ़ते हुए हुकूमती कर्ज़ों का मसला। ये तमाम तर चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तान का इनिशिएटिव है। कैसा रहा ये साल और अब आगे आने वाला साल कैसा होगा, तमाम तर फील्ड्स के लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे उनकी फील्ड के हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान की मईशत पर भी बात होगी। हमें ज्वाइन किया एहसन मेहनती साहब ने, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप है, उनके साथ राना एहसान अफजल खान साहब हैं, माहिर मुआशियात हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। असद नसीर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान ग्लव्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, तीनों हजरात ने हमें ज्वाइन किया। एहसन मेहनती साहब, सर कैसा रहा सर स्टॉक मार्केट के लिए साल 2020? मुश्किल हालात भी रहे, कोरोना भी रहा, और फिर गवर्नमेंट के मसाइल भी रहे, टैक्सेशन के मसाइल भी रहे, फिर बहुत सारी और चीज़ें जुड़ी रहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से रेगुलेटरी इश्यूज भी रहे, लेकिन एट द एंड ये कि बेहतरी नज़र आ रही है आखिर में। देखें, यू आर राइट कि जो बेहतरी है वो अब इस वक्त नज़र आ रही है, और जो डेटा है स्पेशली जो सेक्टर्स हैं हमें डेवलपमेंट को लेके, गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स थे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लेके, अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि वो कंटिन्यू 2021 में रहें। लेकिन जाहिर है IMF प्रोग्राम को हमें देखना है, उस प्रोग्राम में दोबारा $6 बिलियन के प्रोग्राम में जाना है, और IMF की जो इश्यूज हैं उसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है। जाहिर है इन्फ्लेशन रेट से ऊपर इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। इस वक्त इन्फ्लेशन रेट हम 8.7% देख रहे हैं, तो जाहिर है IMF चाहेगा कि वो 10-1% पर हमारा इंटरेस्ट रेट जाए, जो इस वक्त तकरीबन 7% पर काफी 3-4 महीने से। फिर गवर्नमेंट की जो स्कीम थी कंस्ट्रक्शन की, वो दोबारा से स्टील सीमेंट सेक्टर के अंदर उसने काफी ज्यादा एक्टिविटी ऑटो सेक्टर के अंदर भी हुई, और फिर इस वक्त अब जब हम देख रहे हैं IMF को लेके, तो नई पॉलिसीज ऑटो सेक्टर के लिए भी सामने आ रही हैं, जिसमें 3 माह से ज्यादा जो से पहले अगर कोई ऑर्डर्स अगर आए होंगे तो उन पर विदहोल्डिंग टैक्स जो है प्रपोज किया गया है कि वो बढ़ा दिया जाएगा। तो आई थिंक ऑटो सेक्टर में कुछ प्रेशर आज के दिन देखा गया। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस साल के अंदर 4-5% मार्केट बढ़ी है, लेकिन जाहिर 31 मार्च से अगर हम देखे जाएं या पोस्ट अप्रैल देखा जाए, जहाँ पे मार्केट में क्रैश आ गया था, 29,000 पॉइंट पे चली गई थी, 28,000 पॉइंट। अब देखा जाए तो मार्केट 44,000 तक जो है वो टच करने के लिए। तो आई थिंक ऐसे में साहब इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट गिरकर इसी साल संभली, यानी कोरोना से भी निबर्दाश्त हुए और मुश्किल हालात से भी हुए, लेकिन मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा। मार्केट बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरी, 28-27 हज़ार तक गई, लेकिन अब उठ के 43,000 पर आई। चले मैं इस पर और भी बात करूंगा। असद मलिक साहब, सर कैसा रहा इंडस्ट्री के लिए साल? बहुत मुश्किल तो रहा यकीनी तौर पर, जो हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी परेशानी की सूरत हाल में रहे, और फिर जो मीडियम और एंटरप्राइजेज इस स्केल पर जो इंडस्ट्री काम कर रही है उनके लिए भी मुश्किल रहा। प्रोडक्शन ग्रोथ बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार रही। कैसा रहा सर 2020 इंडस्ट्री के लिए? थैंक यू सो मच अरसलान। देखिए जी, इसमें जो है 2020 ऑफ कोर्स एक एबनॉर्मल ईयर है। इट वाज नॉट नॉर्मल। कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया अफेक्टेड है, बट लकीली अल्लाह का शुक्र है कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो थिंग्स वर गुड विद अस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोर्टेलिटी रेट को इतना नहीं बढ़ा, और इंडस्ट्री में जिस तरह मैं रीड कर रहा हूँ काफ़ी हद तक चीज़ें पॉजिटिव रही हैं। इसमें 2-3 फैक्टर्स थे। एक तो ऑफ कोर्स जो US चाइना के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स बिजनेस यहाँ पर आया, प्लस अगर इंडिया को हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में कोरोना जो है वो उसका फैलाव ज़्यादा था, जिसकी वजह से बायर्स की इंक्लिनेशन स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर में जो है वो पाकिस्तान की तरफ रही, जिससे ऑफ कोर्स एक बूस्ट मिला। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो 2020 डिस्पाइट कोरोना जो है वो पाकिस्तान के लिए तो काफ़ी अच्छा रहा, और इससे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं। अब इट्स अप टू अस द इंडस्ट्रियलिस्ट, द गवर्नमेंट, कि हम किस तरह उसको कैपिटलाइज करें।
किस तरह हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें, किस तरह हम अच्छी प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी एक बनाएं जो कि हमें अच्छे मुनासिब रेट्स पे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो मिल सकें, किस तरह हमारी जो है लाइक ट्रेड सेक्शंस हैं ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड वो कितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान को प्रोजेक्ट कर सकें, या अगर हमें कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है तो अच्छी सोर्सिंग हो सके। तो आई थिंक कि ओवरऑल 2020 वाज गुड फॉर पाकिस्तान इंडस्ट्री और उसमें जो है वो डेफिनेटली अब बॉल हमारे कोर्ट में है कि हम इसे किस तरह सस्टेन करेंगे और किस तरह इसको मजीद ग्रोथ की तरफ जो है वो लेकर जाएंगे। ठीक है, राना एहसान अफजल साहब, सर बहुत सारी चीज़ें आप तो पूरी मैशत के हवाले से आपसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले सर डॉलर हमारा 98 और 108 के बीच में जब चल रहा था वो उठता है और 160 पे चला जाता है। पेट्रोल 70 और 80 के बीच से उठता है और वो 100 प्लस हो जाता है। ये कैसा रहा, चूँकि ये आम आदमी के मसाइल हैं। फिर जो महंगाई की शरह है वो 3-4% और 5% के बीच से उठती है और फिर वो आपको पता है 12 और 13% तक जाती है। ये एक मसला। फिर टैक्सेशन के इश्यूज़। तो राना साहब, सबसे पहले टैक्स कलेक्शन से शुरू कर लेते हैं। टैक्स कलेक्शन आपने देखा कि हम लोगों ने पिछला जो था फाइनेंशियल ईयर 20 काफी बड़ा शॉर्टफॉल था, 1500 अरब से ज्यादा का था और हमने 3.99 ट्रिलियन इकट्ठा किया टैक्स। तो इस साल का जो हदफ रखा है वो 4.9 ट्रिलियन है और अभी जो टैक्स कलेक्शन पहले 5 महीनों में वो 1688 अरब रुपया है जो कि आपके टारगेट से ऊपर है, लेकिन सिर्फ 4% ऊपर है, जबकि आपने जो हदफ रखा है उसके लिए 24% ग्रोथ होनी चाहिए थी। लेकिन आपकी सिर्फ 4% ग्रोथ है और आगे आने वाले 7 महीनों में आपको 40% ग्रोथ चाहिए। तो टैक्स कलेक्शन में कोई खातर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ और इसके अंदर मेन वजह यही है कि हुकूमत किसी किस्म की रिफॉर्म्स नहीं ला सकी एफबीआर के अंदर और जो सेक्टर्स आउट ऑफ टैक्स हैं उनको भी नहीं ला सकी। तो बिजनेस एज यूजुअल है, बल्कि बहुत पैथेटिक है इस लिहाज से कि फिस्कल डेफिसिट पिछले साल 1.4% पे था पहले 4 महीनों में, अभी 1.7% पे है, जो कि तकरीबन 189 बिलियन से इंक्रीज कर चुका है, 33% इंक्रीज कर चुका है पिछले साल के बनिस्बत। अच्छा, महंगाई के ऊपर बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत बुरा साल रहा महंगाई के लिहाज से, खास करके फूड इन्फ्लेशन जो है वो पिछले महीने भी जो है वो 16% पे है रूरल की और अर्बन की 13% पे और ओवरऑल 8.3% रही है नवंबर के अंदर। तो इन्फ्लेशन जबकि आप इसका मुनाजा जब बाकी मुल्कों से करते हैं जो साउथ एशिया के अंदर है, जिसके अंदर अफगानिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, तो वो 5-6% से भी नीचे है इन्फ्लेशन। तो इनकी क्या वजूहात रही? आपने डॉलर की बात की, देखें डॉलर अभी तक स्टेबलाइज नहीं हो सका। अगर पाकिस्तानी ये समझते हैं कि डॉलर 10 रुपए ऊपर 5 रुपए नीचे स्टेबल है तो इसको स्टेबल नहीं कहते। लोगों ने कॉस्टिंग जिन्होंने करनी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनके मार्जिन विद इन 6-7% होते हैं। तो अगर इतनी वेरिएशन रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी, तो वो भी इंडस्ट्री के लिए एक आउटलुक अच्छी नहीं है। लेकिन अभी अच्छी बात है कि डॉलर जो है वो थोड़ा कम हुआ है रुपए के बनिस्बत और 160 के ऊपर ओवर अराउंड कर रहा है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि फिस्कल चैलेंज हुकूमत के लिए बहुत बड़ा है। ये टारगेट मीट करना एक टफ टारगेट है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। एक्सपोर्ट्स के ऊपर आप देखें कि हम पिछले 2-2.5 सालों से एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सके। अच्छा, मैं राना साहब बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं चाह रहा हूं कि एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो आप तीनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल पर बात करते हैं कि हम 2.4 और 4.3 तक तो जाते ही थे पहले भी, लेकिन सिर्फ 7.2 तक एक्सपोर्ट बढ़ा पाए हैं हम। इतनी परसेंटेज बढ़ी है, कोई बहुत बड़ी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, जबकि कोरोना वबा के बाद पाकिस्तान को कोई बहुत मुश्किल हालात नहीं रहे। इंडिया और चाइना और दीगर मुल्कों से डाइवर्ट हुए थे बायर्स पाकिस्तान की तरफ, तो हम बढ़ा सकते थे, क्यों ना बढ़ा पाए, क्या वजूहत है, इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मईशत के हवाले से। 2020 के हवाले से पाकिस्तान की मईशत के लिए कैसा रहा, क्या कुछ किया जा सकता था, क्या कुछ किया गया और क्या कुछ और हो सकता है, और किस चीज़ की प्लानिंग है जो आगे आने वाले सालों में पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब लेके जा सके। एहसन मेहनती साहब, राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असद नसीर मलिक साहब, तीनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं।
एहसन साहब, राना साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, मैं ज़रा उनकी तरफ वापस जाऊंगा। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा आपसे भी जान लूँ सर, एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल डायरेक्टली कैसे इफेक्ट करती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, इकोनॉमी हो। ज़ाहिर है एक्सपोर्ट बेहतर होगी तो पाकिस्तान की अर्निंग भी बेहतर होगी, फिर पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी दुनिया भर में जाएंगी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बेहतर होगी, तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट्स के साथ जुड़ी हैं। देखिए, आई थिंक कि एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पोस्ट कोविड जो हैं वो बढ़ रही हैं। आई थिंक कि हमने देखा था कि फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज जहाँ पे 5 लाख लोगों की जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी, वहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की जो ग्लोबली पाकिस्तान का रुख कर रही है पोस्ट कोविड, वो इंडिकेट कर रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी है और जाहिर है दीगर शहरों से जो है वहाँ पर लोगों को जो है वो लूम की तरफ या टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको लेकर जो है उसकी हेल्प करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है टेक्सटाइल की, उनकी डिमांड बढ़ी है। और फिर इसके बाद सीमेंट एक्सपोर्ट्स की अगर हम देखें तो वो भी जब रुपया गिर गया और 165 अगेंस्ट डॉलर आया तो वहां पर जो ऑर्डर्स थे, जो फॉरेन ऑर्डर्स हैं पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को लेके, सीमेंट सेक्टर के या फिर टेक्सटाइल सेक्टर को लेके, वहां पर पाकिस्तान की वसूख काफी ज्यादा बढ़ गई है पोस्ट कोविड की जो फर्स्ट वेव थी। आई थिंक कि इसको भी जो है वो हेल्प किया, गवर्नमेंट ने काफी हद तक जो है इसको प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज भी ऐसी लेकर आए कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी पाकिस्तान के अंदर वो कंटिन्यू रही और उसके साथ जो है एक्सपोर्ट नंबर्स भी जो है वो बढ़ते रहे। अब आई थिंक कि इसमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी जो है बिल्डअप हुए हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो हमें IMF से इमिनेंट जो हेल्प चाहिए थी वो हम उसको उस ताखीर हमने की और जाहिर है हमें इधर उधर से सारे फंड्स भी मिल गए। तो एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है एम्प्लॉयमेंट नंबर या GDP को इम्प्रूव करने के लिए। अब आगे जाकर हम जो चीजें देख रहे हैं जिसमें पावर टैरिफ का इंक्रीज आता है या एनर्जी जो प्राइसेस हैं पाकिस्तान के जो बढ़ने लगेंगी और IMF की जाहिर कंडीशंस भी आगे आएंगी तो एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट बहरहाल पड़ेगा। लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बिल्डअप हुए हैं, एक्सपोर्ट नंबर्स पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं और जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की वो जाहिर है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोर्ट के जो रेवेन्यूज हैं उनको इंक्रीज किया जा सके ताकि GDP भी बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो आई थिंक कि काफी हद तक जो है स्टॉक मार्केट में भी हमने देखा है कि ऐसी कंपनीज जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है वो स्पेशली स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं और आगे आने वाले वक्तों में काफी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको आगे 6 या 7 साल के भी जो है वो ऑर्डर्स इतने लॉन्ग टर्म के जो है ऑर्डर जो है मिल चुके हैं। जाहिर है ऐसी GSP प्लस स्टेटस भी हमारा मिल गया हमको और जाहिर है उसको भी लेके जो ऑर्डर्स हैं हमारे बढ़ गए, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है तो आई थिंक इसके अंदर भी जो है वो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन गए। बट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी हमने देखना है कि अगर वो बढ़ती रही जिस तरह से IMF प्रोग्राम में हम जाएंगे तो वो पावर टैरिफ काफी ज्यादा से जो है वो इम्पैक्ट करेगी। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा एहसन मेहदी साहब के जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो एक बहुत बड़ा मसला रही। मैं असद नसीर मलिक साहब से इसी पर बात कर लेता हूँ। असद साहब, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, आपके नज़दीक उसकी बड़ी वजूहत क्या है? ख़ास तौर पे मैं अगर पावर टैरिफ की बात कर लूँ तो उसकी भी हम बात कर सकते हैं। फिर जो प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवाई जाती थी जिसे रॉ मटेरियल कहा जाता है वो, फिर डॉलर का मसला, तो क्या इश्यूज हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस के? देखिए जी, हमने एक स्टडी परफॉर्म की थी आज से 3-4 साल पहले और इन दैट वी प्रूव्ड दैट ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज 6 to 7% हायर दैन लाइक इंडिया और बांग्लादेश। तो वो डेफिनेटली यहाँ पर है और उसके फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स एक तो ये कि डेफिनेटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें नहीं मिल पाती, उस तरह इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं है जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री लगे और हम वहाँ पर जो है वो फ़ायदा उठा सकें। टैरिफ रेट्स का मसला अभी तक आपके सामने ही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, गैस का हो, गैस की अवेलेबिलिटी, एनर्जी क्राइसिस जिससे हम पिछले 10 साल से गुजरे हैं उससे हम अभी तक निकल रहे हैं। दैट इज़ एन इम्पैक्ट जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। जहाँ तक इम्पोर्टेड रॉ मतलब जो आपकी अपनी प्रोडक्शन है रॉ मटेरियल्स की वो उस तरह नहीं है। हमने ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होता है और फिर उसको दोबारा री एक्सपोर्ट करना होता है। तो मतलब लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स जो कि हमें जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने देते। इसी तरह गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई थी DLTL की, जो LTLD उसका नाम हो गया। इनिशियली इट वाज 7% लेकिन अभी वो कम होकर 3% के ऊपर आ गई है। तो अगेन वो डेफिनेटली एक चैलेंज हो जाता है एक्सपोर्टर्स के लिए कि वो जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कम्पीट करेंगे। तो डेफिनेटली और इस तरह एक्सपोर्ट के अगर हम देखें, मैं फिगर्स जो देख रहा था 5 मंथ्स की ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन जो है उसमें जो है वी आर इन फैक्ट लोअर दैन द लास्ट ईयर फिगर
लास्ट ईयर आई थिंक 10.285 बिलियन हमने फर्स्ट 5 मंथ्स में एक्सपोर्ट किया था, और इस साल जो है गुड्स की जो एक्सपोर्ट है वो 9.55 बिलियन है, जबकि सर्विसेज की लास्ट ईयर 2.285 बिलियन थी और इस साल 2.15 बिलियन है। तो चलिए, खैर पॉजिटिव ये है कि कोरोना के अंदर भी हम वी आर नियर टू आवर लास्ट ईयर फिगर्स, लेकिन येस लकीली वी हैड गुड फॉरेन रेमिटेंस जो कि 27% इंक्रीज हुई एंड इट्स स्टैंडिंग आई थिंक ऑन $11.8 बिलियन। बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है। चलिए, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, आपने दुरुस्त बात कही। मैं ज़रा राणा साहब कुछ चीज़ें आपने सुनी, असद नसीर मलिक साहब ने भी कही कि ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। सर, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, लेकिन हम उसके बावजूद जो ग्रोथ है, हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें, जीडीपी ओवरऑल चीज़ों का एक मजमूआ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप बेहतर जानते हैं, आप मईशत को बड़े करीब से देखते हैं, ओवरऑल चीज़ों का मजमूआ है जिसमें हम ज़राअत की पैदावार, इंडस्ट्रियल पैदावार, फिर अपनी सर्विसेज सेक्टर, फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इन तमाम तर चीज़, आम आदमी की ज़िंदगी, आम आदमी क्या कमा कर मुल्क को दे रहा है, नॉन टैक्सेस जो है आमदन, उसमें भी कमी आई है। माली साल के पहले 5 माह में बरामदात में भी कमी आई है और सरमायाकारी में भी, फ़ौरन सरमायाकारी तो काफ़ी ज़्यादा सुकड़ गई है इन तमाम तर सूरत हाल में। तो सर ज़रा इस पर भी रोशनी डालें। देखिए, आप सही फरमा रहे हैं कि ओवरऑल जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो उसके अंदर अभी जिस तरह मेरे से पहले मुकर्रर फरमा रहे थे कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। कुछ सेक्टर्स में जिस तरह टेक्सटाइल में कहते हैं 5% का इजाफा है, लेकिन जब ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो हमारी एक्सपोर्ट्स शायद अभी पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुई है, बढ़ी नहीं है। तो इसी तरह जो वर्ल्ड बैंक आपको जो प्रेडिक्शन दे रहा है जीडीपी इंक्रीज की, वो 0.5% है जो अक्टूबर में उसने दी। इसी तरह जिस आईएमएफ ने आपकी जो प्रेडिक्शन दी है जीडीपी ग्रोथ की, वो 1% है। जब हम इसका कंपैरिजन रीजन के साथ करते हैं, मिसाल के तौर पे बांग्लादेश से करें तो वो 4.4% से ग्रो कर रहा है। इसी तरह इंडिया से बात करें तो इंडिया की आईएमएफ ने प्रोजेक्शन की है ग्रोथ की इस साल में 8.8%। हम लोग लकी रहे हैं पाकिस्तान के, हमारा जो एक्सपोजर था दुनिया से, जिसको आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट एक्सपोजर था, वो सिर्फ 7% ऑफ जीडीपी था। तो कोरोना के सिनारियो में हमारी ग्रोथ रेट इतनी कम नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कोरोना का अभी इफेक्ट्स जो है वो कमी की तरफ जा रहे हैं और वैक्सीन भी आ रही है और इकोनॉमी दुनिया की दोबारा से रिवाइव कर रही है, तो हमारी जो रिकवरी है वो यू शेप्ड है, वो वी शेप्ड नहीं है बाकी ममालिक की तरह। तो हमारी रिकवरी इसी तरह जो मैं समझता हूँ ओवरऑल जीडीपी का जो टारगेट गवर्नमेंट ने भी रखा है वो 2.1% रखा है। तो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.5% है। तो अगर आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से कम होगा तो इसका मतलब है जॉब क्रिएशन नहीं होगी, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। तो ये वो सारी चीजें हैं, जब आप पूरी इकोनॉमी को देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान को हैं। अच्छा, एक और बड़ी चीज भी है राना साहब, मैं चाहूंगा उस पर भी हम सारे बात कर लें। मैं असद नसीर साहब और फिर एहसन मेहंदी साहब का भी व्यू ले लेता हूँ। असद साहब, जो टैक्स टू जीडीपी है उसमें भी बड़ी गिरावट है, हम वहां भी एक परेशानी का शिकार रहे हैं। डेफिनेटली सॉरी, आपने टैक्स के बारे में कहा? टैक्स जी बिल्कुल। देखिए जी, टैक्स तो ऑफ कोर्स यानी इस वक्त एक अगर आप एज एन एक्सपोर्टर मेरे से बात करें तो इस वक्त हम जीरो रेटेड सेक्टर में थे एंड सडनली फॉर द लास्ट ईयर और 2 हमें जीरो रेटेड जो है वो रजीम उठा ली गई और कोई किसी किस्म की कोई जो है वो बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, जबकि हम काफ़ी मीटिंग्स भी कर चुके हैं और उससे भी ठीक ठाक एक्सपोर्ट इफेक्ट हो रही है, हमारी कॉस्ट इफेक्ट हो रही है और कैश फ्लोज जो हैं वो डिस्टर्ब हैं इस वक्त उन सारे सेक्टर्स के। अभी रिसेंटली जो इशू है वो जो आपका विद होल्डिंग टैक्स के 5% फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जो परचेजेस हैं उसके नोटिसेस आ रहे हैं टू ऑल द एक्सपोर्टर्स जो कंपनीज थी, और वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू टेक एन एक्शन, क्योंकि इस तरह तो फिर एक्सपोर्ट बढ़ने की तरफ नहीं जाएगी और हम बाकी सारे जो है वो मसले मसाइल FBR को रिप्लाईज और नोटिसेस के रिप्लाई देने के अंदर जो है वो बिजी रहेंगे। तो डेफिनेटली टैक्स कलेक्शन के फिगर तो शायद हम क्लोज पहुंच जाएं, लेकिन ये ना हो कि वो करते हुए हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाएं। बिल्कुल ठीक है, हम टैक्स कलेक्शन के करीब तो पहुंच सकते हैं अहदाफ के, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत मुतासिर होंगे। फिर अगले साल के जो अहदाफ हैं उस पर इसका असर लाजमी तौर पर पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री की मजबूती होगी यकीनी तौर पर तो आगे आने वाले साल में भी टैक्स कलेक्शन होगी। ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं तो ज़रा इस पर भी बात करके देखेंगे कि आने वाले साल के लिए जो गलतियाँ इस साल हुई क्या वो दोहराने से बचा जा सकता है। फिर पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसी ही अब तक नहीं बन पाई है, इसके कितने असरात मुरतब हो रहे हैं। वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। तीनों साथ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एहसन मेहनती साहब से ज़रा जाऊँ। एहसन मेहनती साहब, आपके नज़दीक हमारे यहाँ बहुत सारी वजूहात हैं जिससे इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा ज़रबे लगी। आपके नज़दीक वो बड़ी वजह क्या है जिससे स्टॉक मार्केट की बेहतरी बहुत तेज़ी से हो सकती थी, जो शायद इस साल उस तरह से नहीं हो पाई? जब 53 तक गई थी, नीचे गिरी, फिर एक एक्सपेक्टेशन थी दोबारा 50 प्लस हो जाएगी, लेकिन 43 तक फिर भी चली गई है मार्केट। तो क्या वजह है सर? क्या रुकावटें हैं? क्या कोई टैक्सेशन के मसाइल भी रुकावट बने रहे? देखें, आपकी बिल्कुल बेहतरीन आपका जो है ये फोकस रहा है। ये जो मामला थे, हमने देखा कंस्ट्रक्शन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की थी, जो मराहतें सेक्टर के अंदर दी गई, बहुत सारे टैक्सेशन के सेक्शन थे जिनको इग्नोर करते हुए, जाहिर है अनएक्सप्लेन इनकम के 111 का जो सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, मुस्तनद सेक्शन को की एमनेस्टी जो है वो दी गई। और आई थिंक कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो एक्टिविटी है वो चीज़ इंडिकेट करिए कि 3 या 4 सेक्टर्स कैपिटल मार्केट के थे जिनकी पॉलिसी इस कोविड एनवायरनमेंट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए या जीडीपी को ग्रो करने के लिए वो पॉलिसीज दी गई, जिसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर प्राइमरीली फोकस किया। इस सेक्टर के बाद बहुत सारे सेक्टर्स थे जिन्होंने ये मराहतें मांगी, यानी कि ऑटो सेक्टर ने मराहतें मांगी कि उनको भी एमनेस्टी दी जाए। और जाहिर है ये एमनेस्टी खत्म हो निकली थी और जाहिर है ये दिसंबर तक थी। और आई थिंक कि जो सेक्टर जो रिक्वायर कर रहे थे, जिसमें ऑटो सेक्टर था या फिर जो हमने देखा कि ऑयल सेक्टर था। अच्छा एहसन साहब, ये बताएं क्या आप समझते हैं कि एमनेस्टी स्कीम ठीक थी, वो देनी चाहिए? आई थिंक कि ये तो एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी और ये इस डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो ये आई थिंक ठीक है। मैं ये आपका जो सवाल एहसन साहब, वक्त की चूंकि कमी थी, मैं यही आपकी बात असद साहब से। असद साहब, एमनेस्टी स्कीम बेहतर मामला था? देखिए जी, ऑफ कोर्स ब्रिंगिंग मनी इनटू द सिस्टम, ऑफ कोर्स सेंस में हम कह सकते हैं कि एमनेस्टी डेफिनेटली पेड बिकॉज सर्कुलेशन ऑफ मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो रुकेगी तो डेफिनेटली जो है ना ग्रास रूट लेवल तक इम्पैक्ट उसका जाएगा। ठीक, तो उस एंगल से तो हम कह सकते हैं एमनेस्टी जो है वो शायद ब्लेसिंग हो मुल्क के लिए। ठीक है। मैं राना साहब ये बताएं सर, ज़रा महंगाई के हवाले से थोड़ा सा, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर कोई ज़रा रोल दिखाता तो आज महंगाई की वो सूरत हाल ना होती। आपको पता है 2009 में भी सीमेंट इंडस्ट्री ने पहले स्टे लिया, उसके बाद कई इंडस्ट्रीज़ ने ले लिया। क्या आप समझते हैं कि इस इदारे को भी फाल करने की ज़रूरत है ताकि महंगाई कंट्रोल हो सके? बिल्कुल जी। आप देखें कि अगर पूरे रीजन में जहां आप बैठे हुए हैं वहां इन्फ्लेशन 2, 3, 4% पे खड़ी है और आपके मुल्क में वो 11-12% पे चले जाती है, तो डेफिनेटली हमें अंदर देखने की जरूरत है और करेक्शन लाने की जरूरत है। हमें जो खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये ईसीसी जो आपकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है और फिर सूबों के पास कंट्रोल रहता है जो जिस तरह आटा और चीनी हो गई और इस तरह की अद्वियात जिनके ऊपर लोगों की जो सख्त जरूरियात होती है, तो उस पर बेहतर मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसके स्टॉक्स को मेंटेन अगर ये बेहतर तरीके से करते तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद, माहिर मौशियात असद नसीर मलिक साहब चेयरमैन PGMEA हमारे साथ मौजूद रहे, एहसन मेहनती साहब डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।